नमस्कार माय फ्रेंड। आज हम लोग देखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले 1556 में डच मानचित्रवेता अब्राहम ओर्टेरियस ने ऑल कॉन्टिनेंट इक्वल टू वन कॉन्टिनेंट कहा। फिर 1858 में एंटोनियो स्नाइडर ने इस पे कुछ अपना मत रखें। फिर 1810 में एफ.पी. टेलर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को कुछ उजागर किए और इसके बारे में कुछ कहें। लेकिन फाइनली 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने, जो जर्मन जियोमेट्रियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताएं। इनके पीछे का बैकग्राउंड था कि इन्होंने स्वीडन में घूमा था, किरुना नामक जगह पे। वहाँ पे देखा कि कोल की मात्रा है जो कि एकदम आश्चर्यजनक है। वैसे कोल पेड़ पौधे से होते हैं और पेड़ पौधे ज्यादातर इक्वेटरी रीजन में होते हैं, जिस कारण ये इनका एविडेंस के रूप में इनको मानते हैं। फिर दूसरा कारण है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में आकर देखते हैं कि यहाँ पे ग्लेशियर के मार्क्स दिखते हैं। वैसे ग्लेशियर के मार्क्स केवल पोलर रीजन में ही मिलते हैं, लेकिन हमारे भारत के छोटा नागपुर प्लेट्यू में ग्लेशियर के मार्क्स दिखना ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की ओर इशारा करता है। फिर हम लोग देखते हैं कि कोल फॉर्मेशन कैसे होता है, तो प्लांट और वेजिटेशन के दबने से होता है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद सहारा डिजर्ट जो कि हॉट है, गर्म है, वहाँ पे चीड़ पाइन जैसे ट्री फॉसिल्स हमें देखने को मिलता है, जो कि ठंड प्रदेश में ही देखने को मिलता है। ये भी बहुत बड़ा कारण था। इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कहा कि हमारी जो पृथ्वी था वो 250 मिलियन ईयर एगो कार्बोनिफेरस पीरियड में, जो कि कोल के लिए भी इस पीरियड को माना जाता है, उस समय हमारी पृथ्वी मुख्यतः पेंजिया नाम के स्थल से स्थल ही था और उसके चारों ओर पेंथालासा नामक समुद्र होते थे। फिर करोड़ों सालों बाद हमारी जो पेंजिया था वो दो भागों में टूट गया। ऊपर वाले को लोरेशिया कहा गया और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहा गया। और चारों तरफ जो वाटर बॉडी थी और बीच वाली बॉडी थी, उनको टेथिस सी हम कहते हैं, जो कि आज हमारे मेडिटेरियन सी के रूप में देखने को मिलता है। और जो पेंथालासा का जो वाटर बॉडी था वो हमें पैसिफिक ओशियन जैसे बड़े वाटर बॉडी को जैसे देखने को मिलता है। और यूएसए के सेंट लॉरेंस रिवर और इंडिया के गोंड ट्राइब के नाम पे ये लोरेशिया और गोंडवाना लैंड नाम पड़ रहा है। फिर करोड़ों साल बाद वर्तमान में हमारे जो नक्शा है, हमारी जो पृथ्वी है, वो रिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग के कारण ऐसा रूप ले पाए। फिर हम देखते हैं कि इंडिया का जो जर्नी होता है अफ्रीका से शुरू होता है नीचे वाले पार्ट से, और धीरे धीरे ये ऊपर की ओर जाता है। इससे अफ्रीका और इंडिया में क्लाइमेट और एनिमल्स की सिमिलरिटी देखने को मिलती है। इंडिया इज ओनली वन नेचुरली कंट्री है जहाँ नेचुरली दोनों टाइगर और लायन दोनों देखने को मिलता है। वैसे टाइगर अफ्रीकन ओरिजिन के जानवर हैं और टाइगर एशिया ओरिजिन के एनिमल हैं। और ड्रिफ्टिंग एंड रेफ्टिंग के कारण एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। एग्जाम्पल कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, और ये जो अद्भुत चीज है टाइगर एंड लायन नेचुरली केवल इंडिया में ही पाया जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल थ्योरी के बारे में कुछ देखेंगे। तो पहला है कि अराउंड 250 मिलियन ईयर ago there was a megaland mass known as Pangaea surrounded by mega ocean Panthalassa. Yes. और सेकंड जो है, because of some forces of the mega forces there was rifting and drifting of the mega landmass which lead to development of Laurasia and Gondwana land in north and south respectively. और तीसरा देखते हैं कि लॉरेशिया फर्दर रिफ्टेड टू फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, एंड गोंडवाना लैंड रिफ्टेड टू फ्रॉम इंडिया, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। और चौथा है कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका ड्रिफ्टेड वेस्टवर्ड एंड लेफ्ट टू ओपनिंग of Atlantic Ocean. Similarly, India drifted northwards and presently the part of Asia. इसका जो एविडेंस मिलता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, पहला मिलता है जिग्स ऑफ इट, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं।
उसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, जैसे कि स्वीडन में लैमिंग चूहा जो होता है वो वेस्ट की ओर मूव करता है अगर कोई खतरा दिखता है तो, और मेडागास्कर में जब फायर लगता है तो वहाँ के एनिमल भी वेस्ट की ओर मूव करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो कॉन्टिनेंटल थ्योरी के दौरान जो हमारे वेगनर साहब कहे थे कि पश्चिम की ओर मूवमेंट हुआ था, ये वे थी लैंडमार्क का, ये सही है। और तीसरा जो है प्लेसर डिपॉजिट, इसका मतलब यह है कि जहाँ पे जो अफ्रीका में हम लोग को गोल्ड डिपॉजिट देखने को मिलता है और जो गोल्डन रॉक साउथ अफ्रीका के ब्राजील अमेजन नदी में पाया जाता है, जिस कारण हमें प्लेसर डिपॉजिट हम देख पाते हैं। चौथा है एज ऑफ रॉक्स अक्रॉस द ओशियन, साउथ अफ्रीका में एंडीज, यूएसए में अपलेशियन, यूरोप में माउंट आबू या फिर ब्लैक माउंटेन एक्सेट्रा। यहाँ पे एज कैरेक्टरिस्टिक एंड केमिकल कंपोजिशन एकदम सेम मिलता है। करेंट वेयर कॉन्टिनेंट वेयर कंबाइंड विथ ईच अदर, ये हमें देखने को मिलता है। और पांचवा कारण है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। बोटोनिकल एविडेंस में हम लोग देखेंगे कि मीजोसोरस जो फ्रेश वाटर रेप्टाइल है वो साउथ अफ्रीका और अफ्रीका में, साउथ अमेरिका और अमेरिका में देखने को मिलता है। वैसे ही ग्लोसोपेटेरिस वेजिटेबल हैं जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, फिनलैंड आइसलैंड में देखने को मिलता है। और देखते हैं टिलाइट डिपॉजिट, मतलब गोंडवाना लैंड में जो ग्लेशियर के एविडेंस मिलते हैं, और पेलियो क्लाइमेट एविडेंस भी देखने को मिलता है, जिसकी कोल यहाँ पे ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए है लेकिन यहाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन इक्वेटर पे कम मात्रा में मिलता है लेकिन ज़्यादा होनी चाहिए। ये सब एविडेंसेस हैं। और पेलियो मैग्नेटिक स्टडीज, इन सब एविडेंस के कारण वेगनर साहब बता पाते हैं कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सच में है और ये ऐसे हुआ था। और उनके द्वारा जो ड्रिफ्टिंग के जो मूवमेंट था वो वेस्टवर्ड था और एक नॉर्थवर्ड था। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर यहाँ पे 4 फोर्सेस काम करता था। टाइडल फोर्स जो कि सन, मून, अर्थ में काम करता है। ब्यूइंग फोर्स जो कि फ्लोटिंग लैंडमास तैरना जिसको कहते हैं वो होता है। तीसरा पोलर फीलिंग, मतलब कि जैसे कि जो पृथ्वी घूर्णन कर रहा है उससे पोलर फीलिंग होता है घूर्णन के कारण। और चौथा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 4 कारण थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी होने के। अगर हम पोलर फीलिंग थ्योरी घूर्णन संबंधी बल की बात करें तो ये जियोइड या ऑब्लेट जो हमारे पृथ्वी है उनके गोल गोल नाचने से जो बीच वाले इक्वेटोरियल पार्ट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, वो सच में है। ध्रुवीय क्षेत्र ऊपर नीचे दोनों चपटा है और बीच में उखड़ा हुआ है, ये भी हम आज देख सकते हैं। सेंट्रल फ्यूगल फोर्स इसी को कहते हैं जो कि इक्वेटर पे देयर दीज फोर्सेस आर नॉट सफिशिएंट फॉर ड्रिफ्टिंग कॉन्टिनेंट। ये सब जो कारण थे, ऊपर जो फोर्सेस थे, ये एकदम सफिशिएंट नहीं है इनके ड्रिफ्ट करने के लिए। इसके लिए इनको क्रिटिसिज्म होता है। पहला सवाल पूछा जाता है अल्फ्रेड वेगनर से, व्हाट बिफोर 250 मिलियन ईयर अगो, नहीं बता पाते हैं। व्हाई दिस टाइमलाइन, आखिर इन टाइमलाइन को क्यों रखा गया, आपने मन से कुछ भी डाल दिए हैं। डिड नॉट एक्सप्लेन, अभी तक एक्सप्लेन कोई भी नहीं कर पाया। जो फोर्सेस था वो आर नॉट सफिशिएंट एनफ टू मूव द लार्ज लैंडमास। जो बड़े बड़े लैंडमास है उनके लिए ये सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्रिटिसाइज, व्हाट इज द ट्रिगर मूवमेंट फॉर रिफ्टिंग। आखिर रिफ्टिंग के लिए ट्रिगर मूवमेंट है ही क्या था। और डिड नॉट एक्सप्लेन सीक्वेंसेस ऑफ कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग, ये भी था। फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन लैंड्स नहीं बता पाए, रॉन्ग एक्सप्लेनेशन था। उनका कहना था कि यहाँ वेस्टवर्ड हुआ तो छूट गया, जो कि एकदम जनरल बात है। और माउंटेन क्या, तो घर्षण घर्षण के कारण उठते गया, सियाल सीमा पे चढ़ते गया तो होते गया। एविडेंस ऑफ जनरलाइज्ड, जो भी एविडेंसेस था वो एकदम जनरलाइज्ड था, इसलिए इनको क्रिटिसिज्म बहुत मिलता है। लेकिन हमारा जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था उनको अभी तक नहीं माना गया, उनको नकारा गया। और उसके जगह पर हम लोगों को कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, जो कि अंदर का मैग्मा ऊपर जाता है, ज्वलित ऊपर नीचे होते रहता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इस कारण हमारा प्लेट जो मूवमेंट हुआ था उसको आज के समय हम लोग देखते हैं। चलिए।